नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और हिंदू रीति रिवाजों में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। इन दिनों लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा करते हैं। श्राद्ध करने के साथ ही पितृ तृप्त हो जाते हैं और जब पितृ तृप्त होते हैं तो फिर वो आशीर्वाद देते हैं। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। अगले 15 दिन पितरों का तर्पण किया जाएगा। नारायण शिला मंदिर में धार्मिक कर्मकांड भी रखा गया। इसके साथ ही बता दी, धर्म नगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रहे, ये प्रशासन सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है। तो पितृपक्ष में कुल 16 श्राद्ध होते हैं। इस बार पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर को और सर्वप्रत आत्मव्यवस्था श्राद्ध भी बताया जा रहा है कि 17 सितंबर को हो रहा है। श्राद्ध के भोजन में खीर पूड़ी हलवा शुभ माना जाता है, लेकिन पौराणिक मान्यता यह है कि आपके पूर्वजों को उनके जीवन में उन्हें जो भी चीज पसंद रही हो उन्हीं चीजों का भोग लगाना चाहिए। इसमें पितृ खुश हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध भी किया जाता है। माना यह जाता है कि यदि पितृ नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं से बढ़ जाता है। धर्मेंद्र हमारे रिपोर्टर हरिद्वार से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज से बताया जा रहा है कि पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी वहां पर लग रहा होगा। किस तरह की तैयारियां? देखिए, आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और जो मान्यता है, अब 15 दिन जो पितृ हैं वो पृथ्वीलोक पे रहेंगे और यहीं पर उनका तर्पण किया जाएगा, उनका पूजा पाठ किया जाएगा। हरिद्वार में नारायणशिला एक मंदिर है, उसका बड़ा महत्व है। अगर बात करी जाए सनातन धर्म में तो बद्रीनाथ में पितृपक्ष करने का बड़ा महत्व है। उसके साथ ही बिहार में गया जी एक तीर्थ पड़ता है, उसमें बड़ा महत्व बताया गया है। उसके साथ ही हरिद्वार में नारायणशिला का मंदिर है, तो यहाँ की भी बड़ी मान्यता है। यहाँ पर अगर आप तर्पण करते हैं तो पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है और पितरों को उसकी तृप्ति प्राप्त होती है। तो पूरे 15-16 दिन यहाँ नारायणशिला मंदिर पे पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है और यही संख्या की आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पितरों का तर्पण करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए पितृपक्ष में यहाँ पर पहुंचते हैं। तो आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और अगले 15 दिन तक कोरोना काल भी धर्मेंद्र, वैसे में सितंबर तक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके? देखिए, बिल्कुल, चूंकि कोरोना काल में पितृपक्ष पड़े हैं तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस और जो गाइडलाइन है उससे बचने के लिए उनका पालन करा जाना बहुत जरूरी है और उसके लेके यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है और प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ का मंदिर प्रबंधन है, उन्होंने जो यहाँ तीर्थ पुरोहित पितृ तर्पण कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि लोग डिस्टेंस का, सोशल डिस्टेंस का पालन करके यहाँ पर पूजा पाठ की जाए। हालांकि इसका साफ असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग जो देश भर से यहाँ पर पहुंचते थे तो कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि स्थानीय लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ये पूजा पाठ यहाँ पर 15 दिन यहाँ पर चलता रहेगा और सबसे जब 16 सितंबर को पितृ अमावस्या होगी उस दिन यहाँ एक तरह का मेला लगता है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचकर अपना तर्पण करते हैं पितरों का। तो अब पूरे 15 दिन पितरों का यहाँ पर तर्पण किया जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी लगता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग बीते 3 दिन से बंद बताया जा रहा है। साथ ही गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। मलबा और पत्थर गिरने से रोड बाधित हो रहा है और लोक निर्माण विभाग लगातार मलबा हटाने का काम कर रहा है। पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं। अब पूरी तरह से आवागमन भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी काफी दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं ये जो नजर आ रही हैं लैंडस्लाइडिंग की। देखिए कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, रास्ते पर मलबे गिर रहे हैं जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है, जिससे पूरी तरह से रास्ते ठप नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी गोलीकांड की आज 26वीं बरसी है। शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है और राजनीतिक और सामाजिक संगठन आज श्रद्धांजलि देंगे। मसूरी में कई बड़े नेताओं के आने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। मसूरी गोलीकांड की आज 26वीं बरसी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहीद स्थल पर
श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल होंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कोरोना की, जहां उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 20,398 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 6,042 एक्टिव केसेस, 14,012 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक 280 की मौत भी हो चुकी है, जो कि बड़ा आंकड़ा है। तो सबसे ज्यादा केसेस कहां है, किस तरह की परिस्थिति, रिकवरी रेट क्या है, जानने की ज्यादा कोशिश करेंगे। वहीं पर आपको फिलहाल ताजा अपडेट दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 20,000 के पार केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लग गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 20,000 के पार अब कोरोना संक्रमित केस बताए जा रहे हैं और 24 घंटे में नए केसेस भी अब काफी ज्यादा सामने आने लग गए हैं। प्रदेश में 6,042 एक्टिव केसेस अब तक बताए जा रहे हैं। रतन नेगी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रतन नेगी, काफी केसेस 24 घंटे में नए केसेस आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। प्रशासन की चिंताएं तो बढ़ाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस कहां देखने को मिल रहा है? अगर उत्तराखंड की अब तक की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर 20,398 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जिनमें से 14,012 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 6,042 मामले एक्टिव है, जबकि अब तक उत्तराखंड के अंदर 280 लोगों की मौत हो चुकी है और 64 जो लोग हैं वो राज्य से बाहर उनका इलाज चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए जो आंकड़े यहाँ पर कल निकल कर आए, 571 मामले कल निकल कर आए, जिसमें से 404 मरीज ठीक हुए। 106 जो मरीज है वो नैनीताल में सबसे ज्यादा निकल कर आए, 79 मरीज उधमसिंह नगर में निकल कर आए, 42 टिहरी में निकल कर आए। इसके साथ ही बात की जाए तो 20 मरीज उत्तरकाशी में है, 22 पौड़ी गढ़वाल में निकल कर आए, अल्मोड़ा में 29 है, चंपावत में 25 है। तो रुद्रप्रयाग में 6, चमोली में 3 और बागेश्वर में 7 मरीजों का यहाँ पर मिलने की जानकारी मिली है। सबसे अधिक जो मामला निकल कर आया वो 169 जो मरीज निकल कर आए वो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में निकल कर आए। तो हम कह सकते हैं मैदान से लेकर पहाड़ तक कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। आज 2 सितंबर यहाँ पर हो गई है। बिल्कुल, के प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है और लोगों से भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक बार फिर से राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी सिस्टम के फेल होने से राज्य की ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो चुकी है और ब्यूरोक्रेसी के निरंकुश होने से जनता की जो समस्या लंबित पड़ी हुई है उनका समाधान अतिशीघ्र नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ये बात तो तय है कि जब बीजेपी सरकार के विधायक इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उससे ये मालूम पड़ता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में विद्रोह के स्वर हैं और सत्तारूढ़ दल में विद्रोह के स्वर उठने का मतलब है कि प्रदेश को निराशा हाथ लगी है। बीजेपी में हैं, उनके विधायक हैं। ये निर्णय उन्हें लेना कि महेश नेगी के मामले में वो महिला जो शिकायत कर रही है उसको सुने और समाधान करें। हम तो यही कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति इस तरह नामित किया जाए तो उसका समाधान होना चाहिए। खासकर महिलाओं के शोषण के तो घोर विरोध हैं, इसके लिए कानून भी बने हुए हैं। तो यदि कोई सत्यता है तो इन्हें तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह बगावत हो चुकी है। विधायकों की बैठक हो रही है, उनकी नाराज़गी नेतृत्व परिवर्तन करें। उनका कहना है प्रशासन से लेकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम आगामी चुनाव कैसे जीतेंगे। तो इस पर मैंने कहा कि अब सत्तारूढ़ दल के ही जब विधायक भारी संख्या में मांग कर रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन की, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यदि नहीं चल रहा है तो सरकार, संगठन देश की और राज्य की नया जनादेश प्राप्त करे। जनता का विश्वास एक हो बैठी। सॉल्यूशन तो निकलने वाला, अगली सरकार कांग्रेस की आ रही है और क्या सॉल्यूशन चाहिए हमें? यही तो चाहिए हमें। सॉल्यूशन ये चाहिए कि इस असंतोष से, इस नाकामी से और विकास को रोक देने की गत से ये अपनी विदाई खुद कर रहे हैं और अब तो इनके ही विधायक इनकी विदाई करवा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर लालकुआं के संजय नगर, बजरी कंपनी, हाथी खाना आदि क्षेत्र में आए दिन हो रही पेयजल की किल्लत से नाराज स्थानीय निवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान कांग्रेसियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, अन्यथा कांग्रेसी कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे।
लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है पेयजल ना होने की वजह से। वहीं रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता और चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड के प्रयासों से शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को पुरानी जगह स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में शहर के युवा चंद्रशेखर चौक पर पहुंचे, जिसके बाद शहीद की प्रतिमा को पुरानी जगह स्थापित करने का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि रुड़की में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को पुरानी जगह स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है। कार्य शुरू करने से पहले भूमि पूजन भी किया गया है। के सामने गौरव भाई ने कि यहाँ एक भव्य वहीं बाजपुर में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बंद दुकानों का बिजली का बिल पहले की तरह आने से आक्रोशित लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विद्युत विभाग के एसडीओ को सौंपा है। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में कई व्यापारियों की दुकानें लंबे वक्त बंद रही थी, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा दुकानों के बाहर लगाए गए मीटर की रीडिंग लगातार बढ़ती गई है, जिससे दुकान बंद होने के साथ ही विद्युत विभाग द्वारा दिए गए बिजली के बिल से लोगों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका है, जिसको लेकर बाजपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन के नेतृत्व में व्यापारियों ने विद्युत बिल की रियायत दिए जाने की मांग भी यहां पर उठाई है। बाजपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिजली बिल में रियायत देने की मांग। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देहरादून में डॉक्टरों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और डॉक्टरों ने अगले 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए काली पट्टी बांधकर काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि कल मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक महोदय डॉक्टर अमिता उप्रेती ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की और मांगों पर पूर्ण सहमति न बनने से नाराज डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया है। अब स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से गुरुवार को डॉक्टरों की मुलाकात होगी, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में अतिक्रमण मामले में मायावती का ट्वीट सामने आया है। रविदास जी का मंदिर तोड़ने की कार्रवाई अति निंदनीय। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई निंदनीय है। राज्य सरकार संत रविदास जी के अनुयायियों से बात करे और इस मामले का शीघ्र हल निकाले, बीएसपी की मांग है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है। तो अतिक्रमण पर मायावती का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि रविदास जी का मंदिर तोड़ने की कार्रवाई अति निंदनीय है। वहीं बीजेपी विधायक महेश नेगी पर जिस युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, इंडिया न्यूज ने उस युवती से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। जनता ने दिया था 57 का कमल खिलाया था, 57 में से एक विधायक महेश नेगी जिस पर आरोप लगाया यौन शोषण का लगाया है प्रीति बिष्ट ने। बच्ची है उनकी छोटी सी, वो लगातार मांग कर रही है कि डीएनए टेस्ट विधायक महेश नेगी का यहाँ पर हो, लेकिन विधायक महेश नेगी लगातार कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। 5 करोड़ की मांग प्रीति बिष्ट ने मेरे आगे रखी है। हमारे साथ न्यूज़ में आप मौजूद हैं, क्या आपने 5 करोड़ की मांग रखी? आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्यों? अगर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उनका आरोप है, आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते? दूसरा सवाल हमारा आपसे है। मैंने विधायक को कोई ब्लैकमेल नहीं किया है। मैं अपनी बच्ची के अधिकार उनसे मांग रही हूँ, उसका नाम उनसे मांग रही हूँ। जो उनकी बेटी है, उनको अपने खून को अपना नाम देने से वो पीछे हट रहे हैं। और नार्को टेस्ट तो ये है कि सच्चाई जो है वो डीएनए से सामने आएगी, ना कि नार्को टेस्ट से सामने आएगी। मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगी। अगर विधायक जी को इतना शौक है नार्को से सच्चाई सामने लाने का, तो वो अपना नार्को टेस्ट करवाएं ना, अपनी सच्चाई सामने लाएं कि वो उनकी बेटी वो है या नहीं है, वो नार्को में उनसे पूछा जाए, वो इस चीज़ को सामने लेके आए। डीएनए तो मैं करवा के रहूँगी विधायक के साथ अपनी बेटी का, चाहे मुझे उसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। सवाल ये आकर उठता है कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। मैं बार बार इस सवाल को लगातार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पूरे देहरादून के अंदर ही सवाल लगातार बार बार कहा जा रहा है, आपके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
मैंने उनसे कोई 5 करोड़ रुपए की मांग नहीं करी है। क्या लगता है विधायक महेश नेगी का डीएनए टेस्ट अगर नहीं होता तो आप किस हद तक जाएंगी, क्या कुछ आपकी कानूनी प्रक्रिया होंगी? डीएनए टेस्ट क्यों नहीं होगा? पुलिस को वो दबा लेंगे क्या? हाई कोर्ट को भी वो अपने ये जो सरकार है वो दबा लेगी हाई कोर्ट को भी। हाई कोर्ट से डीएनए टेस्ट होगा। नहीं, अगर यहाँ पे होगा, इस कोर्ट में नहीं होगा तो हाई कोर्ट में उनका डीएनए टेस्ट होगा। जब एनडी तिवारी जी जो थे उनका डीएनए टेस्ट हुआ तो विधायक महेश नेगी को भी अपना डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी आज हमारे बीच में नहीं है, रोहित तिवारी भी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रीति बिष्ट ने उनका जिक्र यहां पर कर डाला है। उत्तराखंड की सियासत में भूचाल है, आप सड़कों पर कूदी हुई है, पुतले लगातार फूके जा रहे हैं। महेश नेगी पर मुकदमा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस का भी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन है और यहां पर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि आपने स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी का जिक्र यहाँ पर किया। डीएनए टेस्ट यहाँ पर हुआ था तो रोहित शेखर को उन्हें अपना पुत्र मानना पड़ा था और एक बुढ़ापे के दौरान उनकी फिर उनका विवाह भी हुआ था। वो भी कुछ हमें यहाँ पर जो तस्वीर हमने उत्तराखंड के अंदर देखी थी। क्या लगता है आपको महेश नेगी ने क्या सपने दिखाए थे आपको? भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक आज हैं, कुछ अरमान जगाए थे आपके अंदर, या फिर आपने ही उनको गुमराह किया था? ये सवाल भी आज यहाँ पर आपसे बनता है। मैं उन्हें क्यों गुमराह करूंगी? मुझे गुमराह करना होता तो बच्चा ही पैदा नहीं होता, बात तो वहीं पे खत्म हो जाती। मैं उन्हें गुमराह करने वाली होती? कौन गुमराह तो अब वो जनता को कर रहे हैं, पुलिस को कर रहे हैं और साथ साथ मुझे भी कर रहे हैं, जबकि उनको पता है बच्चा उन्हीं का है, फिर भी वो डीएनए टेस्ट से पीछे हट रहे हैं। मेरी तो शुरू से लेकर अभी तक एक ही मांग है, सिर्फ डीएनए की। फिर ये नार्को, ये सब आज 10-12 दिन के बाद जब उन्हें नार्को की बात निकाली है, ये नार्को की बात बीच में आई कहाँ से है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ उनसे। लेकिन आपको मालूम था कि विधायक का अपना परिवार है, उनके अपने बच्चे हैं, फिर उन्होंने आपके साथ जो संबंध बनाया जैसा कि आपके अनुसार, तो आपको कैसा मालूम था कि वो आपके बच्चे को अपना नाम दे देंगे? आपने बच्चे के होने से पहले भी आपने उनसे बात की होगी या नहीं की, या फिर उस वक्त आपने इस बात को दबा के रखा था? नहीं, उन्हें सारी बातें पता थी। उन्होंने मुझे बोला था कि बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, अपने परिवार को खुद मैनेज करके मैं बच्चे को नाम दूंगा। उसके बाद फिर क्या, जब आपका बच्चा हुआ कि उसके बाद क्या विधायक मुकर गए? हाँ जी बिल्कुल, मैंने 5 अगस्त को उनसे बात करी यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद वो कहने लगे मैं कैसे मान लूँ, बच्ची मेरी है। तो मैंने कहा आप डीएनए टेस्ट करा लो। बोलने लगे मेरे चुनाव हैं 2022 में, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। एक और आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ मैडम, ये आप दोनों के बीच के जो आपसी संबंध रहे, जो रिश्तेदारी, कैसे आप दोनों एक दूसरे के संबंध में आए, कैसे एक दूसरे के टच में आए? क्योंकि ये जो बात है लगातार निकल कर, जब भी महेश नेगी से जब मीडिया सवाल करती है तो उनका लगातार कहना होता है कि ये गुमराह किया जा रहा है, आपके साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो संरक्षण दे रही है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है, या फिर उनसे पैसों की लंबी फिरौत की मांग की जा रही है, उनका जो राजनीतिक करियर उसे खत्म करने की बात की जा रही है। क्या सच में ऐसा है? जिस तरह से ये मेरे करैक्टर को आजकल 2 दिन से लगातार ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ मेरे करैक्टर के बारे में बोल रहे हैं, तो इनसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गोलियों के बल पे ना दूसरों की लड़कियों का रेप करना और दूसरों को ब्लैकमेल करना बहुत ईजी होता है। और उसके ऊपर वही बात हमेशा जो मुझे बोलते थे कि मैं तुम पे ब्लैकमेलिंग का केस कर दूंगा, मैं तुम्हारे पति को गोली से मार के तुम पे उल्टा केस लगा दूंगा, और यही बात आज सामने आई है। इन्होंने यही किया, मैंने अपनी बच्ची का हक मांगा है तो इन्होंने ब्लैकमेलिंग का केस मेरे पे लगा दिया है उल्टा। सरकार से क्या उम्मीद होगी उत्तराखंड की? आखिरी सवाल आपसे। इन सब चीज़ों को देख के तो सरकार से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है, क्योंकि सरकार अपने बीजेपी अपने ऐसे विधायकों को पता नहीं कब तक बचाते रहेगी, जिन विधायकों ने हजारों लड़कियों को, ऐसी पीड़िताओं को ऐसे दुखी करके रखा है। और अब तो बच्ची है, मेरे पास प्रूफ है, तो विधायक जी सामने आए, अपना डीएनए टेस्ट कराएं और सरकार भी उनको सामने आने के लिए कहे। और सबसे पहले तो उनको अपने ऐसे विधायक को निष्कासित करना चाहिए जिससे उनकी पार्टी का नाम खराब हो रहा है। एक आखिरी सवाल करो, अगर विधायक डीएनए टेस्ट करा लेते तो क्या उसके बाद आप नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार होंगी मैडम? जी बिल्कुल, विधायक जी का डीएनए टेस्ट करा लेते हैं तो मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो प्रीति को आपने सुना, प्रीति ने अपनी बात कही है, साफ तौर पर कहा कि उन्हें उत्तराखंड की सरकार पर विश्वास नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिर ये बच्चा किसका है? बच्चे के हक के लिए इस वक्त प्रीति लड़ाई लड़ रही है। विधायक महेश नेगी या उनके परिवार का साफ तौर पर कहना है कि 5 करोड़ रुपए की हमसे मांग की गई है, हम चाहते हैं कि महिला झूठ बोल रही है, उनके साथ राजनीतिक दलों की बात की जाए, एक गैंग है, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। लेकिन युवती का कहना है कि मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई है बच्चे के लिए, ये बच्चा किसका है और बच्चे का पता चलेगा डीएनए से, ना कि नार्को टेस्ट से। सुभाष के साथ रतन नेगी, देहरादून। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफी निराशा भी देखने को मिली थी, लेकिन अब भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने और मास्क लगाने का अनुरोध मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु से अनुरोध भी है कि भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हुए मास्क लगाकर आएं और साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य के भागी भी बने। दूरी हाँ
तो नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और भक्तों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कोरोना को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सैनिटाइजेशन भी वहां पर प्रॉपर तरीके से हो रहा है। देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस के लिए सर्कल भी यहां पर लगाया गया श्रद्धालुओं के लिए। छह महीने से बंद थे मंदिर के कपाट और अब भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। खुला नीलकंठ महादेव का मंदिर 6 महीने से ये बंद पड़ा था और आखिरकार अब अपील ये की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, तब आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। मास्क लगाकर आइए, हैंड सैनिटाइज करिए। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। तमाम अपील की जा रही है मंदिर प्रांगण के द्वारा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं जहां योगी सरकार जल्द ही किन्नरों को खुशखबरी देने जा रही है। किन्नर कल्याण बोर्ड बनने को लेकर समाज कल्याण विभाग से प्रस्ताव भी मांगा गया, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इसे समाजवादी पार्टी ने किन्नर कल्याण बोर्ड को एक शिकूगा बताया और सरकार पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी शगुफा छोड़ने में माहिर है। अब किन्नर समाज का एक शगुफा छोड़ दिया। ये सिर्फ कानून बनाने की बात करते, किसी के भले की बात नहीं कर सकते, किसी की उत्थान की बात नहीं कर सकते। क्या आज तक 3.5 साल में इन्होंने किया किन्नर समाज के लिए? सिर्फ बातें करते हैं। इन्होंने तो गौरक्षा के लिए भी कानून बनाया था, तो गाय माता आज भी रोड पे घूम रही है। कहाँ इनका शेल्टर होम? इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो रोमियो स्कर्ट बनाया था, वो भी दिखाई नहीं पड़ता। महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता गया। तो ये सिर्फ बातें करते हैं, ये किसी भी समाज की मदद नहीं कर सकते। इनको सिर्फ शगुफे छोड़ने की आदत है। 2022 के चुनावों की रूपरेखा बननी शुरू हो गई है। ऐसे में किन्नर कल्याण बोर्ड के जरिए लगातार विपक्ष सरकार पर किन्नरों को लुभाने का आरोप लगा रहा है। वहीं अगर किन्नरों के उत्थान की बात करें तो आज भी किन्नरों को मिले अधिकारों को धरातल पर उतारना टेढ़ी खीर रहा है। जीते जी जो अधिकार उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिलेंगे। वहीं किन्नरों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार आज भी रात में किया जाता है, चोरी छिपे किया जाता है। ऐसे में किन्नर कल्याण बोर्ड कितना सुधार करता है, कैसे किन्नर समाज का उत्थान करता है, कैसे किन्नर समुदाय समाज की मुख्य धारा से जुड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल किन्नर कल्याण बोर्ड के जरिए सियासत को मुद्दा मिल चुका है, जिसमें आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।